आज बेसिकली लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिकली आपकी मशीन लर्निंग, जो एक्चुअली जो आपका सेकंड टाइटल है आपके कोर्स का। जैसे एआई है, एमएल और डीएल, यानी मशीन लर्निंग को हम शॉर्ट फॉर्म में एमएल भी कह रहे होते हैं अक्सर। तो मशीन लर्निंग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे आसान सा एक वर्ड ये है कि मशीन लर्निंग क्या चीज़ है। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो इसकी यही है कि मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, ठीक है ना, यानी उसी की ब्रांच एक निकाली गई है, ठीक है। सबसे आसान से डेफिनेशन अगर इसकी देखें ना कि मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। यानी हम कंप्यूटर को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि वो कुछ डाटा हमसे ले, ठीक है, उस डाटा की बेस पे कुछ लर्निंग करे, लर्निंग करने के बाद और हमारी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दें, इंसानों की तरह, ठीक है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग इसी चीज़ का नाम है। अगर उसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए, क्या करता है वो, इंसानों से कुछ डाटा लेता है, उस डाटा को लर्निंग फेज में लेके जाता है, लर्न करता है और उसके बाद जो है वो क्या करेगा कि हमारी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो दैट्स थिंग इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। आसान सी एक और मैं मिसाल समझाता हूँ इसकी। छोटा बच्चा होता है ना, माँ जो है उसको बेसिकली वो कायदा पढ़ा रही होती है, उसका जो ABCD का जो भी होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वगैरह सब, वो क्या कर रही है, वो उसकी ट्रेनिंग कर रही है, ठीक है ना। तो वो अब ज़ाहिर है वो बिल्कुल उसको नहीं आइडिया कि बेसिकली इस दुनिया में होने वाली चीज़ें या इस दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, क्या कहलाती हैं। तो वो बेसिकली उसकी क्या हो रही होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लर्निंग हो रही होती है। जब वो तैयार हो जाता है फिर वो किसी स्कूल में जाता है, टेस्ट देता है और उस टेस्ट में पास होके उस क्लास में इनरोल हो जाता है। तो ये बेसिकली इस सारे प्रोसेस को भी आप एक मशीन लर्निंग का पार्ट कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ में बेसिकली इंसान इन्वॉल्व है। कुछ इसी तरह का काम हमने कंप्यूटर से लेना है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने कह दिया, क्योंकि मशीन है, कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है, तो हमने उसको कह दिया कि मशीन लर्निंग, क्योंकि वो भी क्या करता है, किसी डाटा की बुनियाद पे कुछ चीज़ें लर्न करता है हमसे और हमारी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब देखो मशीन है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ मसले मसाइल भी आएंगे, और हो सकता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी एक्यूरेट ना हो जो जितना कि इंसान, क्योंकि इंसानी दिमाग को आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, ये सारी चीज़ें भी इंसान नहीं बनाई हैं। तो कहने का मकसद ये, आसान से अल्फाज में इसको अगर समझना है ना, तो वो बच्चे वाली मिसाल सबसे बेस्ट है आपकी ना, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक सबसेट भी कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और एक टेक्निकल डेफिनेशन अगर आपने देखनी है तो वो ये देख सकते हो, और मैंने आपको एग्जांपल भी दी, वो एक बच्चे और एक माँ की, कि किस तरह से वो उसको लर्न करवा रही है ज़िंदगी की चीज़ों के हवाले से। अच्छा, अगर हम अपनी आज के दौर में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मशीन लर्निंग को निकाल दें तो हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। यानी हमने एक लाइफ ऐसी अज्यूम करें कि लाइफ विदाउट मशीन लर्निंग, तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स तो गया आपका, उबर भी गया, गूगल की रिकमेंडेशन, आपकी जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो भी गई। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा अगर हम लाइफ को एज्यूम करें विदाउट मशीन लर्निंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे गूगल पे आप 3 वर्ड ही लिखते हो और आपके पास उसकी रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है, बशर्ते कि आपके पास जोंग का इंटरनेट ना हो, ठीक है। क्योंकि वो आई डोंट नो क्या बात है, वो उस पर नहीं बेसिकली रिकमेंडेशन, वो बेसिकली ऑफ की हुई है, क्योंकि वो चाइना टेलीकॉम सिस्टम है ना। उसके अलावा PTCL का हो या फिर आपके पास जैज़ का इंटरनेट हो, तो उस पर आप 3-4 वर्ड ही लिखते हो, 3-4 इवन के अल्फ़ाबेट से लिखते हो कि आपके पास रिकमेंडेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा बेसिकली क्या चल रहा होता है, पीछे एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम ही चल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा उबर की मिसाल लें तो उबर आज के दौर में सबसे जो बड़ी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक ड्राइविंग सर्विस आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें वो उन्होंने गूगल के API को यूज़ किया, यानी गूगल मैप को यूज़ किया। API की आगे डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल ये समझो कि उसका एक उन्होंने पार्ट उधार लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स जो आज के दौर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का, तो उस पर रिकमेंडेशन सिस्टम और सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं आपके, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा पुरानी टर्म नहीं है, नेटफ्लिक्स कोई बहुत पुराना नहीं, अभी आया है, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा सबसे बड़ा अमेज़ॉन, उस पर आपके पास जो वो आप उस पर प्रोडक्ट बाय करते हो, उस पर आपको फर्दर रिकमेंडेशन, ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए, वो आना शुरू हो जाती हैं। सबसे आसान मिसाल ईमेल की, ईमेल कोई रैंडम बंदा आपको ईमेल करता है, ठीक है। तो ईमेल क्या होती है कि अगर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है या किसी ऑर्गेनाइज इदारे से उसका ताल्लुक नहीं है, कोई रैंडम है, तो वो क्या चली जाती है, ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती है, स्पैम के फोल्डर में चली जाती है। वो बेसिकली कैसे चेक हो रहा है,
वो बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग का वहाँ पे एक एल्गोरिदम लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके ज़रिए हम उसको चेक कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम है, उसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर हम अज्यूम करें लाइव विदाउट मशीन लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम से निकल जाएंगी। और अगर हम लाइफ को अज्यूम करें विद मशीन लर्निंग, तो आजकल आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट भी होती जा रही है और मज़ीद हमारे पास सिस्टम जो है वो डेवलप होते जा रहा है, जिसकी लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला, ठीक है। तो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है, उसमें वो सेल्फ ड्राइविंग का कार का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो बेसिकली मशीन लर्निंग की एक टाइप है, जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसका कॉन्सेप्ट है। गेमिंग जो कर रहे हो आप, VR गेमिंग हो रही है आजकल, इवन कि फीफा खेलते हैं सब लोग, फीफा 18 19 में ना, कुछ इस तरह का एक उन्होंने एल्गोरिदम बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग के। वो आपको, देखो आपने एक टीम को हरा दिया, ठीक है, अगर फीफा खेलने वाले लोग जो हैं, मतलब कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, एक टीम को हरा दिया तो आपका अपोनेंट जो है वो अगली उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आपका अपोनेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। जो लोग फीफा खेलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से लेटेस्ट गेम जो साइबर पंक आई है, सबने नाम सुना हुआ होगा उसका भी। तो साइबर पंक में भी जो है इस तरह की कुछ मशीन लर्निंग की चीज़ें जो है उन्होंने अडॉप्ट की हैं। और जो GTA 6 आने वाली है, 5 तो खैर अब काफ़ी पुरानी हो गई है, GTA 6 की अगर बात करें तो उसमें भी उन्होंने मशीन लर्निंग के काफ़ी ऐसे एल्गोरिदम यूज़ किए हैं कि आपका जो मैप है, मैप जो है वो खुद ही जो है वो इंट्रोड्यूस, आपका जो एक्सपैंड होता चला जाएगा। इनिशियली ऐसा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है, अभी आई नहीं है GTA 6, लेकिन उनके मुताबिक आपका जो GTA 6 का जो मैप है शुरू में तो छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप टारगेट क्लियर करते जाओगे तो वो एक्सपैंड होता जाएगा। तो वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो पहले से फीड नहीं कर दिया, तो वहाँ पे उन्होंने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाया है। तो गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में भी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। और क्लैश ऑफ क्लैंस अब खेलते रहे हो मोबाइल पे, या टाउनशिप एक बड़ा मशहूर गेम होता था, तो उसमें भी जो बेसिकली कुछ चीज़ें जो है ना वो यहीं से अडॉप्ट की गई हैं, सारी नहीं, मतलब बेसिक जो गेम होती है वो एक आपकी ऐप डेवलपमेंट से या एंड्रॉयड डेवलपमेंट की चीज़ों से बनती है, लेकिन इसमें काफ़ी APIs यूज़ करके एंड मशीन लर्निंग की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं इस हवाले से कि बेसिकली अब मशीन लर्निंग को हमने ओवरऑल समझा, क्लियर है, एक कहानी, एक पिक्चर समझ आइए आपको कि मशीन लर्निंग है क्या चीज़, ठीक है। अब हर चीज़ को करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे गुजारना पड़ता है। यानी हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है, या आसान से अल्फाज में ऐसा मॉडल तैयार करना है जो कि मशीन लर्निंग इनेबल्ड उसके अंदर हो, तो उसको किसी प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा आपको। तो प्रोसेस से गुजारने के लिए हम क्या करते हैं, 7 P's पे चलते हैं। 7 P's यानी उनके 7 प्रोसेस हैं, 7 हैं। तो क्या है, वन बाय वन हम देख सकते हैं कि पहला जो है हमारे पास डाटा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को मशीन लर्निंग पे लाने के लिए हमें, हमारे पास कोई ना कोई डाटा तो मौजूद हो कि हम करना क्या चाहते हैं। फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के टर्म को हम कहते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग। यानी उसमें कोई मसले मसाइल होंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा आता है कि होम प्राइस प्रेडिक्शन का, ठीक है, आपके पास घर है, साथ में उनके प्राइसेस मौजूद हैं। अब हो सकता है कि उसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू खाली हो या किसी ने ली नहीं मिसाल के तौर पे, तो वो सारे मसले मसाइल जो हमने पांडाज में पढ़े थे कि ये चीज़ें नन आ गई है, ये वैल्यू फिल नहीं है, और इसके अंदर कोई मसला है, रिपीटिशन आ गई है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना और सॉल्व करने का नाम है डाटा प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहला पार्ट क्या था, डाटा आ गया हमारे पास, गैदर कर लिया। अब गैदर कैसे होता है ये भी मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था कि जैसे जैसे हम, सबसे पहली चीज़ कि जो कंपनीज है वो खुद डाटा जो है वो जनरेट कर रही है। मिसाल के तौर पे स्टारलेट पे आप एक शूज़ भी लेने जाते हो ना, आपका डाटा फीड हो रहा है, ठीक है। या इवन कि अगर बड़े स्टोर्स की बात की जाए, ग्रोसरी स्टोर्स की बात की जाए, तो वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ भी आप लेने जा रहे हो तो वो आपका डाटा सेव रख रहे हैं। इवन के पाकिस्तान में तो ये चीज़ें इतने हाई लेवल पे नहीं होती है, लेकिन बाहर मुल्क में आपकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। तो वो बेसिकली कंपनीज क्या कर रही होती है, सारा डाटा जमा कर रही होती है, उसको बाद में सेल करती हैं, वहाँ से भी पैसा कमाती है। आपने कंपनी से चीज़ ली, ठीक है, किसी पैसे पे कर दिए, आपका डाटा एंटर करेंगे, नाम आपका जो है, मोबाइल नंबर या जो भी एड्रेस वगैरह होता है, वो डाटा महफूज हो रहा है एक उसमें डेटाबेस की फॉर्म में, और उसके बाद वो डाटा आगे सेल होता है इन कामों के लिए। तो आपके पास अक्सर जो है वो चैन वन का मैसेज आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है, बेसिकली वो इसीलिए आ रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं से डाटा उठा लेते हैं, आपका पे करके भी उठा लेते हैं, और समटाइम्स पाकिस्तान की बात की जाए तो कुछ रिसोर्सेज के जरिए भी उठा लिया जाता है, ठीक है। इवन के आप जब किसी टेस्टिंग सर्विस के लिए अप्लाई करते हो, भाई मैंने टेस्ट देना है, NTS का टेस्ट देना है, या मैंने किसी गवर्नमेंट बॉडी का टेस्ट देना है, तो उस टेस्टिंग बॉडी में आप अपना डाटा पूरा एंटर कर देते हो। इवन कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी होता है, CNIC नंबर, और बाकी डिटेल भी मौजूद होती है। तो वो क्या बेसिकली होता है कि वो सारा डाटा भी आगे सेल कर रही है। इवन कि अनफॉर्चुनेटली आपका जो ये वाला इदारा है ये भी ऐसा करता होगा डेफिनेटली,
इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। उस्मान को ना परसों कॉल आई, आपने एडमिशन लेना है मिनाज यूनिवर्सिटी में। अब उनको तो नहीं पता था कि ये ऑलरेडी यहाँ का स्टूडेंट है। अब हुआ क्या, अब आप सब यहाँ पे इनरोल हो रहे हो। अब ये डाटा तो हमने ऊपर दे दिया, जो नेपटेक का जो बेसिकली या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, अब वो बेसिकली अब अपने पर्पस के लिए कि यहाँ पे मिनहाज यूनिवर्सिटी के एडमिशन ज़्यादा हो जाए, तो वो आपको कॉल इवन क्या आई होगी किसी और को भी शायद, आई डोंट नो, लेकिन इसकी मिसाल मेरे सामने आई थी कि उन्होंने कॉल की थी। तो वो उन्होंने आगे दिया किसी को नहीं, लेकिन वो अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको कि हाँ जी आपको पूछें अगर आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो या जो भी कुछ है। तो ये सारी चीज़ें ना हो रही हैं। इवन कि आप इंस्टाग्राम, चलो ये तो एक डिफरेंट पिक्चर है ना, एक पिक्चर सोशल मीडिया की है। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे मैंने फुटप्रिंट की मिसाल दी थी लास्ट टाइम कि वो छोड़ते जा रहे हो आप। इवन कि आप एक पिक्चर भी लाइक करते हो तो वहाँ भी अपना एक फुटप्रिंट छोड़ रहे हो कि ये बंदा इस तरह की चीज़ें लाइक करता है, ठीक है यार, इसको इस तरह की चीज़ें पसंद है तो इसको इसी तरह की चीज़ें दिखाओ और उसका डाटा महफूज कर लो। तो इवन के सोशल मीडिया ऐप्स जो बिग जाइंट्स हैं, जिनको बड़े वो कहा जाता है कि ये बड़े जो है ना इससे उसके माने जाते हैं कि या कह लोगे पापी हैं बड़े, ठीक है इस टर्म में, तो बेसिकली वो लोग भी आपका डाटा एक तरह से गैदर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये ऑप्शन आपको समझ आ गई होगी, डाटा आ कहाँ से रहा है, गैदर्ड कहाँ से हो रहा है। प्री प्रोसेस का मैंने आपको बताया कि उसको क्लीन करना, उसको सेट करना, उसको मसले मसाइल हैं उनको एडजस्ट करना, वो सारे काम आते हैं प्री प्रोसेसिंग में। इसके लिए हमने नमपाई पढ़ी है, पांडास पढ़ी है। डाटा हम उठा लेंगे, हमारे पास फेमस वेबसाइट है कौन सी, कैगल की है, और गिटहब से भी काफ़ी डाटा मिल जाता है, लेकिन फेमस ज़्यादा कैगल है तो वहाँ से हम डाटा उठा लिया करेंगे। कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज के भी, और मैं कुछ आपको खुद CSV की फॉर्म में या पिक्चर्स की फॉर्म में दे दिया करूँगा, ठीक है। और उसके बाद अगला स्टेप आता है मॉडल सिलेक्शन। डाटा आ गया, प्री प्रोसेस हो गया, अब बारी आती है कौन सा मॉडल लगाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग इधर फंस जाते हैं कि ये तो आ गया, प्री प्रोसेस भी हो गया, मॉडल कौन सा लगाना है, हमने आगे इतने सारे मॉडल पढ़ने हैं। तो ये स्टेप ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको डिटेल में जाना होता है कि आगे टाइप्स कौन सी होगी मशीन लर्निंग की, तो उसकी बेस पे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसकी बात आगे 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 आ रही है, ठीक है। इसको अभी यहाँ पे महफूज रखो, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने मॉडल को सिलेक्शन हो गई हमारी, लेट्स से मान लो कि मॉडल की हमने सिलेक्शन कर ली कि हमने लीनियर रिग्रेशन लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग कर ली, अब अपनी टेस्टिंग करनी है। भाई ट्रेन हो गया, टेस्ट लो, जैसे आप मिसाल के तौर पे आपके पेपर होने वाले हैं, एक बच्चे को अगर 100 मैथ के सवाल पढ़ा दिए जाएं कि ये 100 मैथ के सवाल हैं, मैंने क्लास में पढ़ा दिए, पेपर होगा। अब टीचर उसमें से पेपर दे देता है तो ऑब्वियसली आपने नंबर अच्छे ले लेने सब ने, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस 100 में से उसने क्या किया, 80 सवालों को साइड पे कर दिया और 20 सवालों को साइड पे कर दिया, तो जो 80 सवाल है ना वो आपको यहाँ लेक्चर में पढ़ाएगा और पेपर देगा उस 20 सवालों में से। तो वहाँ पे मॉडल जो आपका सिस्टम है उसकी एवेल्यूएशन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगी, या उस सेंस में ज़्यादा होगी कि पूरे 100 के 100 पढ़ा दे और पेपर भी उसी में से ले ले। उसमें तो आप कर लोगे सब, आप रात को बैठोगे, सारा पढ़ लोगे और तैयार करके उसमें से अगर एज इट इज सवाल आ जाता है तो आप उसको क्लियर कर। वैसे एक्चुअली पाकिस्तान में होता है इस तरह ही है कि जो पढ़ाया जा रहा होता है उसमें से चंद सवाल दे देते हैं और हम लोग वो भी नहीं कर पाते। लेकिन जो कंट्रीज़ है ना, जैसे अमेरिका या दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे अक्सर कॉन्सेप्ट ओपन बुक पेपर का भी होता है कि आपको क्या किया, आपको सवाल एक ओवरऑल आपकी ट्रेनिंग कर दी है, अब टेस्ट लेने की बारी है, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए आपको उन ट्रेनिंग में पढ़ाए गए मॉड्यूल्स या एट्रीब्यूट्स उनके ज़रिए आपको जज किया जा रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेनिंग और टेस्टिंग का यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मॉडल को ट्यून करना है। मॉडल बन गया, ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, लेकिन अभी भी उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, एक्यूरेसी में कुछ कमी बेशी है, तो वहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइज़र लगाए जाते हैं। अब ऑप्टिमाइज़र का भी एक पूरा अलग से चैप्टर आएगा हमारा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन आसान अल्फाज में समझने के लिए आप ये समझो कि ऑप्टिमाइज़र क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हमने फ़ैन ऑन कर दिया, ठीक है, फ़ैन चल गया लेकिन गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके वो उसका जो नॉब है, उसका जो रेगुलेटर है, उसको घुमाऊँगा, उसकी फुल स्पीड कर दूँगा। ये काम मैंने क्या किया, ये काम मैंने एक ऑप्टिमाइजेशन की। पंखा तो चल गया था, ठीक है ना, पंखा चल गया था, मेरा मकसद पूरा हो गया, लेकिन अब गर्मी ज़्यादा है, मैंने उसकी स्पीड को तेज़ करना है, तो मैं वहाँ जाके नॉब थोड़ी सी बढ़ाऊँगा या उसका रेगुलेटर चेंज करूँगा। तो बेसिकली ये काम मैंने एक ऑप्टिमाइजेशन की है उस सिस्टम में, उस प्रोसेस में। तो आसान से अल्फाज में ये समझो, टेक्निकल डिटेल हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त तो ऑप्टिमाइज़र यूज़ नहीं हो रहे इतने ज़्यादा। तो आगे जाके जब हम मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, या फिर हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होती है। तो
उसका काम क्या होता है? मॉडल को ट्यून करना, यानी बेहतर करना। तो इसकी जो मैंने ट्यूनिंग की थी ना थोड़ी सी, या अगर फर्ज करो मिसाल के तौर पे उस्मान है, ये अगर ज़्यादा शरारतें करता है तो फिर टीचर जो है वो ट्यूनिंग करता है बेसिकली, किस सेंस में, या पिटाई करके या जो भी है, जैसे भी होता है, ठीक है ना। वैसे पिटाई नहीं करके मार्क्स कम दे के या एक्स्ट्रा क्विज़ लेके, यहाँ पे जैसे होता है ज़रा इस लेवल पे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, फाइनल ऑप्शन क्या होता है हमारा? सातवां नंबर, क्योंकि 7 पीस की बात की थी हमने, तो सातवां नंबर कौन सा है? अब मॉडल तैयार हो चुका है, ट्रेन भी हो चुका है, ट्यून भी हो चुका है, तो अब क्या करनी है? प्रिडिक्शन लेनी है उससे, यानी उससे अब हमने जो अपने काम लेने हैं सारे, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस से गुजर कर एक मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार होता है। तो वन बाय वन देखते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग की टाइप्स कौन सी हैं। बेसिक टाइप्स 3 होती है मशीन लर्निंग की, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत से लोग मशीन लर्निंग पढ़ भी रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन्हीं तीनों से 2 और निकाली इन्होंने, लेकिन वो जर्नल फॉर्म नहीं है। उसको कहते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। वो बेसिकली इन तीनों में से निकाली हुई हैं। लेकिन अगर जर्नल टाइप्स की बात की जाए ना, तो जर्नल टाइप्स मशीन लर्निंग की 3 होती हैं। कौन कौन सी? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। आपका जो नेफटेक का कोर्स आउटलाइन है ना, उसमें उन्होंने जो एल्गोरिदम दे रखे हैं ना पढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग के, वो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग के हैं। तो हम ना तो अनसुपरवाइज को टच करेंगे और ना हम रीइंफोर्समेंट को टच करेंगे, क्योंकि जो आपकी आउटलाइन है वो कहती है कि इनको सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज पढ़ाएं, ताकि ज़्यादा ये जो है ना कुछ नया ऐसा सिस्टम ना बना लें कि बहुत आगे निकल जाए। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर तो हमारे पास टाइम बचा तो हम अनसुपरवाइज का भी एक आधा एल्गोरिदम कर देंगे। लास्ट टाइम जो 6 मंथ का कोर्स था ना, उसमें अनसुपरवाइज के भी 1-2 एल्गोरिदम थे, 3 एल्गोरिदम थे। रीइंफोर्समेंट का नहीं था, बेसिकली वो गेमिंग में ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो उस सेंस में इसका नहीं था, ठीक है। देख लेंगे, टाइम मिला तो एक आधा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है? 3 है। अब ये है क्या? सुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है कि हमारे पास जो डाटा होता है ना, वो लेबल्ड फॉर्म में होता है। आसान से अल्फाज, लेबल्ड फॉर्म क्या होता है? यानी हमें पहले से उसकी नोयत पता होती है कि ये हमारे पास एक प्राइस है, ये हमारे पास हाउस का एरिया है, और ये हमारे पास कैट है, ये डॉग है। उसके हमें लेबल, यानी एक बिल्ली है, उसके ऊपर एक जानवर है आपके पास, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ये बिल्ली है या कुत्ता है, ठीक है, कैट है या डॉग है, उस पर लेबल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस सेंस में हमें क्या पता होता है कि उस पर लेबलिंग हुई हुई है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा बंदा जिसने कभी कैट या डॉग देखा ही ना हो, मान लो, लेट्स सी, मान लेते हैं कि एक ऐसा बंदा, उसने एक जानवर है कैट या डॉग में से कभी देखा ही नहीं, तो वो कैसे जज करेगा? अब इस सेंस में ना लेके चलो इस चीज़ को कि हमने तो देखा हुआ है कैट या डॉग को, तो हमें तो पता है कि भाई ये कैट है या डॉग है। एक ऐसा बंदा जिसने कभी ऑब्जर्व भी नहीं की ये चीज़ कि ये कैट है ये डॉग है, तो उसके लिए तो लेबलिंग मैटर करती है ना। तो उस सेंस में हम कहते हैं कि ये चीज़ किस कैटेगरी में फॉल करती है? सुपरवाइज लर्निंग में फॉल करती है, ठीक है, कि उसमें डाटा पे लेबलिंग मौजूद है, यानी लेबल लगा हुआ है कि ये कैट है ये डॉग है। अब इसको ले लो अनसुपरवाइज में। अनसुपरवाइज में क्या होता है? अनसुपरवाइज में ये होता है कि लेबलिंग नहीं होती, डाटा तो मौजूद है लेकिन लेबल नहीं है कि ये कैट है कि डॉग है, सिर्फ जानवर आपके सामने खड़ा किया हुआ है और सिस्टम को बताना है। सिस्टम ने क्या करना है? उसके क्लस्टर्स बनाने हैं, उसको ग्रुप में तकसीम करना है कि ये सारे डॉग्स हैं या ये कैट है। या फिर अगर मिसाल लो कि आपकी सब्जी मंडी की मिसाल अगर हम लें, सबसे आसान सी मिसाल है, एक बंदा एक बोरी में भर के आलू प्याज टमाटर लेके आता है, ठीक है, और वो बिछा देता है आगे। अब उसको कैटेगरी बनानी है, तो उसको तो पता है कि लेबलिंग का आइडिया है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है। लेकिन अगर ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं आलू क्या होता है, प्याज क्या होता है, टमाटर क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज़ करे और अपने आलू प्याज टमाटर अलग कर दे, आसान से अल्फाज में समझाने के लिए, ठीक है। क्लियर है? सुपरवाइज अनसुपरवाइज। तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास एक एजेंट होता है, ठीक है, वो कहता है कि यार मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बादशाह आदमी हूँ, मैं खुद ही कर लूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। वो क्या करता है? निकल पड़ता है, और एजेंट होता है, क्या करता है? निकल पड़ता है इन्वायरमेंट में और देखता है कि हाँ जी ये कैट था, कोई आके उसको बोलता है नहीं ये कैट नहीं है डॉग है, अच्छा ओके मैंने मान लिया, आगे से ये चीज़ डॉग है, अपने एल्गोरिदम में वो चीज़ फीड कर ली उसने। अब आगे चलेगा, अच्छा जी ये क्या है? ये काऊ है? नहीं, वो बोलता है ये काऊ नहीं है, ये कैमल है, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा सही है ये कैमल है। अगर तो उसने सही जवाब दिया कि हाँ जी ये काऊ, तो उसको रिवार्ड मिल जाएगा, वो अपने सिस्टम में ये चीज़ मेंशन कर लेगा कि ये मैंने सही बताया। तो वो क्या होता है कि आसान से अल्फाज में वो कहता है माई लाइफ
माय रूल्स, मेरी जिंदगी है तो मेरे रूल चलेंगे। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इस चीज़ का नाम है। आसान से अल्फाज में समझा रहा हूँ, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन मिलेंगी आपको। इसकी आसान से यही वर्ड है कि माई लाइफ माई रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो रीइंफोर्समेंट पे चल रहा होता है, कि वो कहता है कि मुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जो है वो सीख लूँगा। अगर गलत हुआ तो मुझे इन्वायरमेंट समझा देगा कि ये चीज़ इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। ठीक है, समझ आया? तो अगर इसको आसान अल्फाज में किया जाए, आप बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये एक सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप ट्रेनिंग खुद लेते हो, जाके नेट पे सर्च करते हो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो क्या है? वो अनसुपरवाइज लर्निंग है। अब तीसरा बंदा वो कहता है कि मैं इन्वायरमेंट से सीखूंगा, निकल पड़ता है, हाँ जी, उसको कोई बताता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं, तो वो उसकी हो रही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज क्लियर हैं। अब दो और हैं जो बेसिकली बताई नहीं जा रही होती, लेकिन इन्हीं में से ड्राइव की गई हैं। एक का नाम है सेमी सुपरवाइज और दूसरे का नाम है सेल्फ सुपरवाइज। सेमी का मतलब आपको अंदाजा हो गया होगा, आधा डाटा लेबल्ड है, आधा नहीं है, तो उसको सेमी कह दिया उन्होंने। और सेल्फ सुपरवाइज वो किसी हद तक कह लो कि आपके पास अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट की कोई बीच की कैटेगरी निकाली है इन्होंने। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन आजकल इन पे काम ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अगर बेसिक बात की जाए तो ये तीनों यूज़ हो रही होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये आगे फिर मैंने थोड़ी सी वही सारी कहानी बताई है आपको कि जो सुपरवाइज लर्निंग है वो कैट की एग्जांपल, और अनसुपरवाइज लर्निंग में डॉग, इसको पता नहीं है, एक्स एक वेरिएबल है, वो बताएगा, एल्गोरिदम लगेगा, उस पर एक डॉग और कैट की कैटेगराइजेशन हो जाएगी। और ये वही कहानी, एक एजेंट है और ये निकल पड़ा है इन्वायरमेंट में, और दुनिया उसको बता रही है कि ये चीज़ें ऐसे हैं, तो उसको अगर वो बताता है तो उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, नहीं बताता तो वो दोबारा ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। तो ये सारी मैंने थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे इसी तरह की बनाई है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे सुपरवाइज लर्निंग की बात हो रही है, तो सुपरवाइज लर्निंग में फर्दर दो कैटेगरी हैं। पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है रिग्रेशन, दूसरी आपकी है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गए सुपरवाइज लर्निंग में। अब अनसुपरवाइज लर्निंग की बात की जाए तो इसमें भी दो कैटेगरी हैं। इसमें जो फेमस कैटेगरी है वो चल रही होती है हमारी क्लस्टरिंग की। ठीक है, और भी ज़्यादा आगे आगे काम होता जा रहा है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट कहा जाए तो क्लस्टरिंग की कैटेगरी इसमें फॉल करती है अनसुपरवाइज में। ठीक है, तो और तीसरी हमारी है रीइंफोर्समेंट में। तो इन तीनों में अगर फर्दर मैं डिवाइड करूं कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन आ गई और क्या आ गई? क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन में आगे मज़ीद टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, ये सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने, और जो मैं अभी आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में मेरे पास मज़ीद कुछ एल्गोरिदम आ जाते हैं, जिसमें डिसीजन ट्री है आपके पास, KNN है, या फिर इसके अलावा रैंडम फॉरेस्ट है, नाइव बेस हो गया। ये सारे बेसिकली क्या है? एल्गोरिदम के नाम है जो कि क्लासिफिकेशन में फॉल करते हैं। इसमें से हम जो पढ़ेंगे वो सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री का और रैंडम फॉरेस्ट का। ठीक है, और रिग्रेशन में हम चारों रिग्रेशन के पढ़ेंगे, जिसमें लीनियर तो खैर आज ही पढ़ना है, और आगे मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, और चौथा आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक बेसिकली रिग्रेशन में तो आता है, लेकिन उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन वो कैटेगरी जो है वो क्लासिफिकेशन की है। तो यानी रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है, उन्होंने कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट निकाला है। तो ये चारों एल्गोरिदम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आगे फर्दर कैटेगरीज कैसे हो रही हैं, क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने आगे कुछ नाम बेसिकली लिखे। अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें तो रीइंफोर्समेंट अभी जो चल रहा है आजकल वो क्यू लर्निंग के नाम से एक एल्गोरिदम आया हुआ है, जो कि काफ़ी फेमस है और गेमिंग में यूज़ होता है ज़्यादातर, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का ज़्यादातर काम जो है ना गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जैसे आप GTA खेलते हो, GTA में आप किसी को भी मार दो, आपको पता है कि माई लाइफ माई रूल्स, तो अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, मतलब मैं ओपन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ओपन वर्ल्ड का पता है सबको? गेमिंग कैटेगरी ज़रा डिफरेंट है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सुपरवाइज, ये आपका जो ये है मशीन लर्निंग की टाइप है, ये सुपरवाइज लर्निंग की टाइप है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए आसान सा है, या तो उसमें रिग्रेशन एनालिसिस हो रहा होगा। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? कोई प्रिडिक्शन हो रही है, ठीक है, आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है। रिग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब डिजिट्स की फॉर्म में कोई डाटा है जिससे आप कोई प्रिडिक्शन करते हो, कोई प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पे कोई काम कर रहे हो, या फिर आप कोई
किसी भी किस्म की एनालिसिस यूज़ करते हो जिसमें दो वेरिएबल डिपेंड होते हैं, एक्स और वाई, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह की अगर आपके सामने सिनेरियो आ जाए ना, तो वो लाजमी कैटेगरी फॉल करेगी रिग्रेशन की कैटेगरी में। और रिग्रेशन भी कौन से वाले, सिर्फ लीनियर, मल्टीपल और पॉलिनोमियल। अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो लॉजिस्टिक बेसिकली क्लस्टरिंग की मिसाल है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेट होता है जिसमें से हम क्लस्टर अलग कर रहे होते हैं, जैसे हमने आलू प्याज टमाटर की मिसाल ली ना, तो नाम रिग्रेशन है लेकिन उसमें आपकी जो है वो क्लासिफिकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेंशन भी किया है कि फोरकास्टिंग कर रहे हैं, या फिर हम स्पैम डिटेक्शन कर रहे हैं, या फिर हम कोई प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, वहाँ पर रिग्रेशन अप्लाई होगा। अब सुपरवाइज लर्निंग में दूसरी कैटेगरी कौन सी है, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कहाँ फॉल करेगा, जब भी आपके पास कोई ऐसा डाटा हो जिसकी आपने क्या करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, कि भाई ये ग्रुप जो है वो इससे बिलोंग करता है, ये ग्रुप इससे बिलोंग करता है, उसकी बेस पे, और डाटा भी लेबल्ड है सारा, मतलब बता रखा है उसने कि ये आलू है, ये प्याज है, टमाटर है, मतलब इस सेंस में ये नहीं कि उसने बता नहीं रखा आपको। तो उसको अगर हमने अलग करना है तो ये सारी चीज़ें फॉल करेंगी किसमें, क्लासिफिकेशन में। और क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग का ही एक एल्गोरिदम है। दो है ना बेसिकली, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन कैसे पता चलेगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा, ठीक है, प्राइस फाइंड करनी है, प्रिडिक्शन फाइंड करनी है, इस तरह की बातें कुछ हो रही होंगी। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास डाटा होगा, उस ग्रुप में होगा, लेबल्ड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। अब इसकी बात करते हैं आपके पास अनसुपरवाइज की। आपके पास डाटा होगा, यानी सारा कंबाइंड फॉर्म में होगा, उस पर कोई लेबल नहीं लगे होंगे, आपने उसमें भी उसके क्लस्टर्स बनाने हैं, यानी ग्रुप्स ही बनाने हैं, लेकिन अनलेबल्ड डाटा है, ठीक है। तो और तीसरी आपके पास जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, वो आजकल यूज़ हो रही होती है आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह में, या गेमिंग में कह लो यूज़ हो रही होती है, ठीक है। चले आगे, ये क्लियर एक पिक्चर जो मैंने बनाई है जहन में। अच्छा, अब आगे ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस की हैं कि आपने एल्गोरिदम को चूज़ कैसे करना है। तो कैसे चूज़ करोगे, न्यूमेरिकल डाटा हो तो कौन सा रिग्रेशन यूज़ करोगे, तीन है आपके पास, लीनियर, मल्टीपल और पॉलिनोमियल। अभी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जब इनके नाम डेली हम लेंगे ना तो ये सारे एल्गोरिदम याद हो जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। अगर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है और कुछ बात इस तरह की हो रही है, प्रिडिक्शन करनी है, प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक रिग्रेशन का केस है, ठीक है। यहाँ पर रिग्रेशन लगेगा और सिर्फ तीन टाइप के रिग्रेशन लग सकते हैं, लॉजिस्टिक यहाँ नहीं लगेगा, लीनियर, मल्टीपल और तीसरा पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपके पास अगर फर्स्ट करो डाटा हुआ कैटेगरी में और लेबलिंग में, तो फिर कौन सा यूज़ होगा, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिसीजन ट्री, नाइफ बेस हो गया, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या KNN, ठीक है। हमने इसमें से सिर्फ डिसीजन ट्री पढ़ना है, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ना है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन की बात कर रहा हूँ, वैसे सारे पढ़ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट करो डाटा है एक कंबाइंड फॉर्म में और लेबलिंग भी नहीं हुई, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, क्लस्टरिंग, ठीक है। और वो कौन सा है, अनसुपरवाइज। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा, लिख लिख के जब थोड़ा सा करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पिक्चर सारी। अब बात करते हैं सबसे पहले एल्गोरिदम की, जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। जब लीनियर रिग्रेशन जहन में आता है ना, या खाली रिग्रेशन जहन में आ जाए, तो आपके जहन में पिक्चर ये बननी चाहिए कि डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, यानी डिजिट्स की फॉर्म में है, फ्लोटिंग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कि हमारे पास तीन तरह के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल है, और चौथा कौन सा है, लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल भी लिख लो। तो ये जो तीन है ना, इनमें डाटा होगा न्यूमेरिकल। अब ये या तो यूनिवेरिएट हो सकते हैं, या तो बाईवेरिएट हो सकते हैं, या फिर मल्टीवेरिएट हो सकते हैं। अब इसकी मिसाल मैंने लास्ट टाइम दी थी आपको कि यूनिवेरिएट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी यूनिवेरिएट में कोई एक एलिमेंट होगा जिस पे सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी। बाईवेरिएट में कोई दो एलिमेंट्स होंगे आपके पास, एक्स और वाई, और एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। और मल्टीवेरिएट में आपके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, जिसमें हम किसमें यूज़ करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रिग्रेशन की। अगर टेक्निकल डेफिनेशन हो तो क्या होगी, रिग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल
टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक न्यूमेरिकल डाटा होगा और उस न्यूमेरिकल डाटा के कोई दो एलिमेंट्स होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उन दोनों को हम यूज़ करके अपना एक रिलेशनशिप निकालेंगे। उस रिलेशनशिप की बेस पे हम आगे प्रेडिक्शन करेंगे। तो यही काम हम करने लगे हैं। देखो, रिग्रेशन में अक्सर लोग जब स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना, या 12वीं क्लास में आपने मैथ पढ़ी है जिसमें, तो उसका चैप्टर नंबर 4 था, ठीक है, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन निकालते थे। याद होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है, या c कह लो या b कह लो, ठीक है। तो अब देखो, रिग्रेशन भी कुछ उससे मिलता जुलता है, क्योंकि नाम क्या है उसका, लीनियर रिग्रेशन। यानी हमें एक लीनियर लाइन ड्रॉ करनी है। तो लीनियर लाइन जो क्या होती है कि उसमें एक x वेरिएबल होता है, एक y वेरिएबल होता है, और दोनों की कुछ वैल्यूज़ के साथ हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ये x की वैल्यू मैंने अज्यूम की है 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू मैंने कोई भी अज्यूम की है। तो इन दोनों की बेस पे मैं ये एक लाइन प्लॉट बना सकता हूँ। मेरे पास x का डाटा गिवन है, आपने मैट प्लॉट लिप सीखी है, सीबॉर्न भी सीखी है। मेरे पास x की वैल्यूज़ गिवन है, y की वैल्यूज़ गिवन है, लिस्ट की फॉर्म में बना लो या अरे की फॉर्म में बना लो, मैं दोनों को यूज़ करके एक लाइन प्लॉट बना सकता हूँ ना, क्योंकि हमने आप डिटेल में कवर की हैं चीज़ें मैट प्लॉट लिप या सीबॉर्न की अगर हम बात करें। तो ये जो एक लीनियर लाइन मेरे पास आ रही है, इस लीनियर लाइन में ना बेसिकली आपके पास x और y के पॉइंट्स होंगे, और बेसिकली इसके अलावा क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू अलजबरा। अब अलजबरा की डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम ये कहते हैं कि हमें पता है एक लीनियर लाइन की एक इक्वेशन क्या होती है, जिसका नाम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह लो या b कह लो, जिसमें y हमारे पास एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यानी जो x की वैल्यू जो होगी वही y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। और m क्या है, यहाँ पे स्लोप है उस लाइन की, ठीक है, और जिसको हम दूसरे अल्फाज में ग्रेडियंट भी कहते हैं। और जो हमारे पास b है, ये है y इंटरसेप्ट, जो कि y को जिस लाइन पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी काट रहा है, बेसिकली जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे काट रहा है उसको कहेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली हमने ये एक इक्वेशन हमने अपने लीनियर अलजबरा में देखी थी कि जब आपने 12 पास की थी, या जो लोगों ने जिसने लीनियर अलजबरा क्लियर किया हुआ है, तो एक लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या b। तो इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एल्गोरिदम को बेसिकली थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है और उसको आगे पाइथन कोड पे लेके जाना है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चाहिए पैरामीटर। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे m पता हो, मुझे x की वैल्यू पता हो, और मुझे b या c पता हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं y निकाल सकता हूँ ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें m निकालना बहुत ज़रूरी है। m यहाँ पे क्या है, m बेसिकली आपके पास एक ग्रेडियंट है, एक स्लोप है। स्लोप बेसिकली क्या होती है, एक इंक्लाइंड जगह होती है ना, एक टिल्ट जगह होती है जिस पे चढ़ा जाता है, बेसिकली स्लोप है। बेसिकली यहाँ से आपने चढ़ना, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ की ये जो एक जैसे लाइन होती है उसको स्लोप कहा जाता है, कि एक स्लोप पे आपने चढ़ना है, ठीक है। तो इस स्लोप को निकालने का फार्मूला हमें यहाँ से मिलता है, कहाँ से, लीनियर अलजबरा से। अब इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं, तो इसको फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एक x की वैल्यू होगी, ठीक है, डाटा में से हमारे पास x की वैल्यू होगी, और हम x बार निकाल लेंगे। x बार क्या है, उसी x का मीन, यानी टोटल x की वैल्यूज का मीन निकालना तो आता है ना सबको, ठीक है। तो अब ये मीन आ गया, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, y की वैल्यू गिवन है, टोटल y की वैल्यू का मीन, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, और फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और आफ्टर फाइनल हमने क्या लेना है, दोनों का समेशन लेना है, यानी सम करना है। तो उसके बाद हमारे पास एक m की वैल्यू आ जाएगी, और ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर आपको x और y की वैल्यूज पता हो और उनका मीन लो, उसको फिर आगे स्क्वायर करो, ऐड करो, जमा करो, फिर मल्टीप्लाई भी करो, फिर डिवाइड भी करो, तो ये एक पूरा आधे घंटे का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है कि ये सारी वैल्यू अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। लेकिन हम ये काम इससे नहीं कर रहे, हम ये काम करेंगे पाइथन के जरिए, ठीक है। लेकिन एक मैं थियोरेटिकल मिसाल की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं, बशर्ते कि हमें x के सारे एलिमेंट्स पता हों,
ये सारे x के एलिमेंट्स, y के सारे एलिमेंट्स पता हो, हम क्या करेंगे, मीन निकाल सकते हैं और आगे फर्दर अपना ये m जो है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब m फाइंड आउट हो गया तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, ये जो इक्वेशन मैंने इसको a कहा है, पुट करने के बाद c भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब c आ गया तो मेरे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन की एक इक्वेशन आ जाती है। ये जस्ट एक उसकी आई है कैटेगरी में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेरी लाइन ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए। स्कैटर प्लॉट बना सकते हो इसका, एक्स और वाई की वैल्यूज का। आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं, आपके पास वाई की वैल्यूज हैं, आप एक स्कैटर प्लॉट बना सकते हो। ठीक है, उस स्कैटर प्लॉट के साथ एक ये वाली लाइन निकालने के लिए हमें ये सारे मेथड से गुजरना पड़ा और हमारे पास एक लाइन आ गई। अब ये जो लाइन आई है, क्या ये वाकई वही लाइन है जो हमें रिक्वायर्ड है प्रेडिक्शन के लिए? जरूरी तो नहीं है कि ये वही लाइन है जो हमें चाहिए। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लाइन का एक्चुअल वैल्यू का और इससे फाइंड हुई हुई वैल्यू का, ये बेसिकली क्या है, वाई प्रेड कह सकते हो उसको, यानी एक वाई प्रेडिक्टेड लाइन है मेरे पास जो मैंने फाइंड आउट की है। इसकी वैल्यू और जो ओरिजिनल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस को कहा जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस, या समझ लो, कह लो कि उसका एक चेंज इन डिस्टेंस कह लो आसान से अल्फाज में। यूक्लिडियन डिस्टेंस जरा मुश्किल नाम है, अगर आसान अल्फाज में कहना है तो चेंज इन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा? एक्चुअल वाई की वैल्यू और जो मैंने एक लाइन फाइंड की है उसका डिफरेंस, यानी एरर। दोनों में कोई ना कोई एरर तो पाया जाएगा, लाजमी है, क्योंकि इंसानी कैलकुलेशन है। जो एक्चुअल वाई की वैल्यू है और जो इससे वाई की वैल्यू हमें मिलेगी, उसका एक डिफरेंस निकालें। ठीक है, और उसके बाद हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालें तो हमारे पास इस तरह की 2 या 3 लाइनें आ सकती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वाई की मल्टीपल वैल्यूज हो तो अब बेस्ट लाइन कौन सी होगी? बेस्ट फिट लाइन के लिए हम हर दफ़ा ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे सारे पेजेस ही भर जाएंगे। तो इस काम के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए रिग्रेशन की एक ऐसी लाइन जिसका यूक्लिडियन डिस्टेंस या जिसका एरर कम से कम हो इन पॉइंट्स के साथ जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसको प्रेफर किया जाता है, उसको कहते हैं हम बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम इन सारे प्रोसेस से बार बार गुजरने से बचने के लिए हम फाइनली क्या करते हैं, हम अपना क्या करते हैं, पाइथन का एक कोड यूज़ करते हैं। और उस पाइथन के कोड में हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको कहा जाता है scikit-learn। क्या नाम है उसका? scikit-learn, या कुछ लोग इसको आसान से अल्फाज में sklearn भी कहते हैं। ये एक लाइब्रेरी है, जैसे हमने numpy पढ़ी, pandas पढ़ी या seaborn पढ़ी। ठीक है, इसी तरह से एक और पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका नाम है scikit-learn या आसान से अल्फाज में sklearn। ये सारे आपको जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स की जो मैथ की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको एक लाइन में सॉल्व करके देती है। जो ये सारा कुछ हमने किया, ये सारी डेरिवेशन की, हमने स्लोप निकाला, ग्रेडियंट निकाला, इंटरसेप्ट निकाला और इसका डिस्टेंस निकाला यूक्लिडियन का, यानी जो एरर वैल्यू है उसको फाइंड करना है और बेस्ट फिट लाइन हमने हर लिहाज से चेक करनी है। इन सब कामों को scikit-learn की लाइब्रेरी एक लाइन में करके देती है आपको, जस्ट 1 लाइन में, और वही हमारा टारगेट है बेसिकली। अब क्या करेंगे, हमने इसी एरिया को, अब हमने क्या किया है, एक्स और वाई को ना हमने एक प्रॉपर डाटा सेट में ले लिया है। मिसाल के तौर पर टाउनशिप का इलाका है आपका, टाउनशिप के इलाके में आपके पास कुछ घर सेल हुए हैं। लेट्स सी, मान लो कि एक का एरिया है आपके पास 2600 स्क्वायर फुट, उसकी प्राइस ये रही, 3000 स्क्वायर फुट उसकी प्राइस ये रही, और इस तरह आपको सोन जो है स्क्वायर फुट के हिसाब से उसकी प्राइस डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है डाटा सेट की फॉर्म में। ठीक है, ये एक रैंडम डाटा सेट है, मैंने खुद ही बनाया। और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, इस डाटा सेट की बेस पे, ठीक है, इस डाटा सेट की बेस पे मैंने लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करनी है, और इस डाटा सेट की बेस पे मेरे पास कुछ और वैल्यूज हैं, उनकी प्रिडिक्शन भी लेनी है। अब सबसे पहली चीज़ों आप देखो कि आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक डाटा सेट है, डाटा सेट किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, डिजिट फॉर्म में है, या एक तरह से आपके पास इंटीजर की फॉर्म में, आप डिजिट्स की फॉर्म में। तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरे पास कौन सा रिग्रेशन लगेगा, मतलब आपके पास कौन सी लर्निंग यूज़ होगी, सुपरवाइज लर्निंग यूज़ होगी, और सुपरवाइज लर्निंग में भी आपके पास रिग्रेशन मॉडल यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद अब रिग्रेशन में कौन सा मॉडल यूज़ होगा, ठीक है, आपके पास एक एक्स की वैल्यू है,
एक y की वैल्यू है, यानी एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करते हैं। ये डाटा सेट है, हमने क्या करना है, इस डाटा सेट की बेस पे एक लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करनी है, जिसकी जिसकी बेस पे हमने 3300 स्क्वायर फुट और 5000 स्क्वायर फुट का प्राइस भी फाइंड करना है, जो कि दोनों वैल्यूज इसमें गिवन नहीं है। हमने इस पे अपने मॉडल को ट्रेन करना है, हमने इस बच्चे को ये बताना है कि ये एरिया था टाउनशिप का, ये उसकी प्राइस सेल हुई है, अब इस पे मुझे बताओ कि इन दोनों का जो डाटा है स्क्वायर फुट का एरिया, इस पे प्राइस क्या होगी, प्रिडिक्शन करनी है ना आसान से अल्फाज में। तो डाटा सेट मौजूद है, आगे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग में सबसे पहली चीज़, आंख बंद करके ना पहली 3-4 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि ये आगे जाके यूज़ हो रही होती है। जो पहला स्टेप होगा ना, वो हमेशा आपका लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने का होना चाहिए। और आंख बंद करके नमपाई को इंपोर्ट कर लिया करो, पांडास को इंपोर्ट कर लिया करो, सीबॉन को इंपोर्ट कर लिया करो, और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया करो। ये पहली 4 लाइब्रेरीज बिना सोचे समझे किसी भी मशीन लर्निंग के मॉडल में पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके इनको जो है ना इंडिविजुअली यूज होना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नमपाई को इंपोर्ट कर लिया, पांडा को इंपोर्ट कर लिया, सीबॉन भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैंने नहीं की यहाँ पे, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद अगली लाइब्रेरी sklearn जिसकी मैं बात कर रहा था। तो sklearn में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन, उसको इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, और आगे इंपोर्ट करें इसको लीनियर रिग्रेशन को। ये अभी जरा मुश्किल लग रहा है, आगे जाके यूज टू जब हो जाओगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये इंपोर्ट हो जाएगा ना, तो आपने चारों को इकट्ठा ही रन कर देना है। ठीक है, और वहीं पे देख लेना है कि कोई मसला आ रहा है, लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो वहीं के बाद आपको आइडिया हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी में मसला आ जाए तो पिप कर लो, पिप इंस्टॉल sklearn या scikit-learn, तो आपको यहीं से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, पहला स्टेप आपका कवर हो गया, लाइब्रेरी सारी इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगला है कि हमारे पास जो डाटा सेट है ये इस टाइम CSV फॉर्म में है। ठीक है, यानी एक हमारे पास एक्सेल की फाइल है, उस एक्सेल की फाइल को रीड कैसे करना है, पांडास से करना है, इसीलिए हमने पांडास इंपोर्ट की। तो कैसे करोगे, एक बनाओगे वेरिएबल, उसमें pd.read CSV और उस CSV का नाम, CSV मैंने ग्रुप में दे दिया आपको। ठीक है, और उसके बाद उसको रीड भी कर लेना एक दफ़ा हेड करके, या डायरेक्ट रीड कर सकते हो कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। डाटा आ गया, रीड भी हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या है, 2 कॉलम्स हैं, इनको मैं एक प्रॉपर नाम दे दूंगा, वेरिएबल दे दूंगा। मैं एरिया को, कॉलम को मैं कह दूंगा ये स्मॉल एक्स है। ठीक है, ये कैपिटल एक्स नहीं है, ये स्मॉल एक्स है, मैंने खुद से कह दिया आसानी के लिए। और जो मेरे पास दूसरा कॉलम है उसको मैंने कह दिया ये क्या है, एक वाई वेरिएबल है। एक्स वाई वेरिएबल डिक्लेयर हो गए मेरे, यानी मेरे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल लगाने से पहले मैं देख लूँ कि वाकई यार मशीन लर्निंग मॉडल लग जाएगा, कहीं मसला तो नहीं किसी वैल्यू में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्स वाई को यूज़ करके एक स्कैटर प्लॉट बना दूंगा। अगर तो मेरे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में स्कैटर प्लॉट आ रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर इस तरह हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, एक पैटर्न में आ रहा है, तो यहाँ से भी अंदाजा हो सकता है कि रिग्रेशन यूज हो जाएगी, इतना मसला नहीं है, रिग्रेशन यूज हो सकती है। तो जब प्लॉट हमारे सामने आ जाएगा तो हम एक विजुअल एनालिसिस उसका ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है बात, स्कैटर प्लॉट आ गया। उसके बाद अब मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करना है बेसिकली प्राइस के, क्योंकि अब देखो हम, मुझे गिवन क्या है, मुझे एरिया गिवन है, यानी एक्स की 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज गिवन है। मुझे फाइंड क्या करना है, प्राइस की प्रिडिक्शन लेनी है। तो प्राइस के कॉलम को मैं अपने मेन डाटा सेट से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने अपने मेन मॉडल को ट्रेन करना है इसको एरिया पे मेन मॉडल को ट्रेन करना है। तो मैं प्राइस के कॉलम को क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा यूजिंग पांडास। एक और बनाया वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक है, उसके बाद df.drop, ये बताया था मैंने पांडास में आपको कि किसी कॉलम को ड्रॉप करना हो तो कैसे करते हैं। ड्रॉप की कमांड यूज करेंगे, उस कॉलम का नाम और एक्सिस दे देते हैं, एक्सिस 0 या 1, या फिर जस्ट उस एक्सिस का नाम दे दो आसानी के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब आप कैपिटल एक्स को चेक करोगे तो आपके पास डाटा फ्रेम में से आपका प्राइस का कॉलम निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि हम चाहते यही थे, क्योंकि हमने तो उसको प्रेडिक्शन लेनी है, हमारे पास एक्स की 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज गिवन है। तो ये काम भी हमारा हो गया। अब ये क्या हो गई, एक तरह की हमारी डाटा गैदरिंग भी हो गई, डाटा प्री प्रोसेसिंग भी हो गई। प्राइस का कॉलम निकालना था, हमने कुछ चेक करनी थी वैल्यूज, एक्स वाई वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, ये सारा, ये दोनों स्टेप हो गए। तीसरा क्या काम है, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन हमें इस
स्कैटर प्लॉट से आइडिया हो गया था। वैसे पहले ही आइडिया हो गया था हमें डाटा सेट से, लेकिन हमने मजीद कंफर्मेशन के लिए उसकी विजुअलाइजेशन भी करके देख ली, मॉडल सिलेक्शन भी हो गई। कौन सा मॉडल लगेगा? लीनियर मॉडल लगेगा। ठीक है, रैंडम अगर हुई भी ना तो वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसमें ये है कि फिर आप दोबारा अपने मेन डाटा फ्रेम पे आओगे, उस वैल्यूज़ को सेट करोगे, किसी का मीन लोगे, किसी वैल्यूज़ को निकालोगे और इस तरह उसको एडजस्ट करोगे। ये काम भी हम आगे करेंगे। हमने अगला एल्गोरिदम पढ़ना है इसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन का। उसमें डाटा सेट में कुछ इस तरह के मसले मसाइल मैंने जानबूझ के डाल दिए हैं ताकि प्रैक्टिस हो, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। ठीक है, नहीं रैंडम डाटा तो नहीं है ना मेरे पास, डाटा बेसिक ऑर्डर में नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उसमें देखा जाएगा या तो ऑर्डर में किया जाएगा। ऑर्डर में करने के लिए भी साइकिट-लेन की एक चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं स्केलर फॉर्म। मतलब हम क्या करते हैं, डाटा को स्केल करते हैं अपनी मर्जी से। प्री प्रोसेसिंग में ही एक और चीज़ यूज़ होती है, जैसे इसका सवाल है ना, इसका सवाल क्या किया है, बड़ा अच्छा सवाल है कि डाटा हमारे पास अजीब सा है, टेढ़ा मेढ़ा है, यानी रैंडम है और बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल में है। यहाँ से तो लग रहा है रिग्रेशन लगनी है, लेकिन जब डाटा प्लॉट किया है तो लग रहा है सारा जो है वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए भी हम आगे एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड स्केलर। वो भी साइकिट-लेन का एक कॉन्सेप्ट है कि वो क्या करता है, डाटा को उठाता है और अपनी मर्जी से स्केल करता है उसको, ताकि रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई हो जाए। उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिलहाल इस केस में हमारे पास क्या है, डाटा ऑर्डर्ड फॉर्म में, हमें लग सकता है कि रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग भी हो गई, आपके पास मॉडल की सिलेक्शन भी हो गई। इस स्टेप को फिलहाल अभी छोड़ दो, ट्रेन और टेस्ट को। ठीक है, ये इंशाल्लाह अगली लैब में हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है। डाटा को दो हिस्सों में तोड़ने को बेसिकली टेस्टिंग और ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ इतनी चीज़ों के बारे में बताओ और इसका टेस्ट लो, ताकि मॉडल की एवेल्यूएशन थोड़ी सी बढ़ सके, यानी उसकी जो है परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो सके। तो इस चीज़ को जो है ना हम बेसिकली एक अलग से लैब में करेंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं, मॉडल को ट्यून करने की मज़ीद मुझे ज़रूरत नहीं है। मॉडल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, मॉडल अप्लाई कर। अब ट्यूनिंग स्केलर फॉर्म में हो सकती है, डाटा सही नहीं है स्केलर फॉर्म में, उसको दोबारा से स्केल किया जाए। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है कि हमने मॉडल को अप्लाई करना है। ठीक है, मॉडल कैसे अप्लाई होगा, मैंने बनाया एक वेरिएबल मॉडल, कुछ भी ले सकते हो आप। इसके अलावा यही वो लीनियर रिग्रेशन है जो मैंने यहाँ इंपोर्ट किया था। जस्ट अपने मॉडल को कह दिया, अपने जो लीनियर रिग्रेशन जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था उसको एक वेरिएबल दे दिया, जस्ट कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। उसके बाद मैंने उसी मॉडल को यूज़ करके उसका एक एट्रीब्यूट है फिट। अब इस फिट में ना ये पूरा समंदर जो मैंने आपको बताया ना कि ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, फिर वो चेक करेगा, बेस्ट फिट लाइन निकालेगा, ये सारा कुछ सिर्फ इस एक एट्रीब्यूट में समाया है, सिर्फ एक फिट के जो एक आपके पास एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये फिट का वर्ड यूज़ करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ है और वाई की वैल्यूज़ है। एक्स क्या है, ये कैपिटल वाला जिसमें से ड्रॉप निकाल दिया हमने प्राइस, और वाई क्या है, ये वाला। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या कर दे, हमारे मॉडल को, कौन सा मॉडल, रिग्रेशन मॉडल को क्या कर दे, फिट कर दे। ठीक है, और इस फिट का मतलब पता क्या है, ये जो सारी कहानी हमने पढ़ी है। ठीक है, अब फिट हो गया, एक लाइन में फिट हो जाएगा। उसके बाद जब फिट हो जाएगा, अगला स्टेप क्या है बताओ मुझे, जो तुमने फिट किया है, जो ट्रेन किया है एक्स और वाई की वैल्यूज पे, उसकी एक्यूरेसी क्या है, मुझे एक्यूरेसी बताओ परसेंटेज में या सिंपल। तो उसके लिए जस्ट एक छोटा सा कीवर्ड है स्कोर, मुझे स्कोर बताया तो वो बता देगा कि हाँ जी इतने % एफिशिएंसी आई। यहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट ट्रेन हुआ है। मेरी एक्यूरेसी आई थी इस केस में 95%, तो 95% यानी इवन के 90% भी हो तब भी बेहतर है, 85% भी बेहतर है, और अगर इससे ज़्यादा आती है तो वो तो बहुत अच्छी है। 100% तो खैर रेयर केस ही होता है बहुत कि 100% एक्यूरेसी आ जाए। तो नॉर्मली इस केस में जो मेरा ये डाटा है इसको मैंने फिट किया, मेरी एक्यूरेसी क्या आई 0.95 यानी आसान से अल्फाज में 95%। ठीक है, मुझे अंदाज़ा हो गया ये मॉडल मेरा अच्छा ट्रेन हुआ है। अब क्या है, फाइनल स्टेप की बारी है, अब प्रेडिक्शन करने की बारी है। प्रेडिक्शन क्या है, ये दो मेरे पास एरियाज गिवन है, इनकी मुझे प्राइस नहीं पता। ठीक है, मैं इनकी प्राइस पता करूंगा, या फिर पहले एक काम कर लेते हैं, इससे पहले अगर चाहो तो ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ड्रॉ कर दो अगर चाहो तो उसके लिए क्या है, स्कैटर प्लॉट बनेगा। स्कैटर प्लॉट में ये नॉर्मल वैल्यूज़ है जो मैंने यहाँ बनाई थी,
सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैंने कलर दे दिया और मार्कर दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू जो मैंने प्रिडिक्टेड की है इस लाइन से, उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। तो क्या होगा, सिंपल प्लॉट बनेगा, लाइन प्लॉट और एक रिग्रेशन लाइन आपके पास आ जाएगी। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर मजीद चेक करना चाहो, थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर करना चाहो। अब फाइनल स्टेप क्या है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन किसकी करनी है, इसकी, ये वाला, ये जो बना है। अच्छा देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने ये दोबारा स्कैटर प्लॉट बनाया है इन वैल्यूज को यूज करके। स्कैटर प्लॉट हमने मैटप्लॉटलिब में सीखा है कि हमारे पास x की वैल्यूज हो, y की वैल्यूज हो, तो हम एक स्कैटर का कीवर्ड यूज करके सिंपल स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। मेरा स्कैटर प्लॉट आ गया इस कमांड से। अब मैंने उस पर एक रिग्रेशन प्रिडिक्टेड लाइन बनानी है कि मैंने ये प्रिडिक्टेड किया था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल x यानी जो मेरा x का मेन वेरिएबल है और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में x की वैल्यूज को यूज करके एक अपनी रिग्रेशन लाइन बना सकता हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर करना चाहो तो इससे आपकी जो प्रिडिक्शन है उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास मॉडल ट्रेन हो गया, स्कोर भी अच्छा आ गया। अब उसकी क्या बारी है, प्रिडिक्शन की बारी है। प्रिडिक्शन किस पे करनी है हमने, 3300 स्क्वायर फुट एरिया है, उसकी मुझे प्राइस चाहिए। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल मॉडल, ये मॉडल वही है जो मैंने यहाँ बनाया है, डॉट प्रिडिक्ट की कमांड है, ये एट्रीब्यूट है, और आगे अरे की फॉर्म में आपने इस एरिया को लिख देना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी, और वो प्रिडिक्टेड वैल्यू इतने परसेंट एक्यूरेट होगी, 95% एक्यूरेट होगी, ठीक है। कि 3300 स्क्वायर फुट का जो एरिया है उसकी प्राइस इतनी है और वो कितनी एक्यूरेट है, वो 95% एक्यूरेट है, ठीक है। और अच्छा, हम उसकी बात मानेंगे नहीं, हम प्रूफ लेंगे, चेक करेंगे अपनी बात को। पहले क्या करते हैं, इसकी बात चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या प्राइस आएगी। तो हमने सेम मेथड से इसकी प्राइस भी चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने ये बात अभी मानी नहीं है आपकी, मुझे बताओ कोफिशिएंट्स क्या हैं। एक लाइन ऑफ रिग्रेशन में y = mx प्लस b में m की वैल्यू क्या है, आपका y इंटरसेप्ट क्या है, आपका ग्रेडियंट क्या है, उसकी मुझे वैल्यूज बताओ। तो मॉडल के अंदर ही एक एट्रीब्यूट है मॉडल डॉट कोएफ, यानी पूरा नाम नहीं यूज किया, उसने कोएफ यूज करता है, इसका मतलब है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कौन सा है आपके पास, ये वाला c जो है, यानी b जो है आपके पास, उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। और आपके पास, आपको पता है लीनियर रिग्रेशन की क्या इक्वेशन होती है, तो ये भी पता है, ये भी पता है। x क्या है हमारे पास, ये वाला है 3300। ये तीनों एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में पुट करो, ये 3300 मल्टीप्लाई बाय 3300 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, ये तीनों पुट करो। ये वैल्यू आपकी इतनी ही आनी चाहिए जो उसने प्रिडिक्शन में दी थी। तो ये हमारी दोनों बराबर आ रही हैं, आप चेक करोगे ना, तो इसका आंसर भी 6 to 8 आ रहा है, इसका आंसर भी 6 to 8 आ रहा है। इस तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो ये प्रूफ हो गया कि जो मॉडल ने ट्रेनिंग की थी वो हमारी एक्यूरेट थी और उसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप के एल्गोरिदम को कहते हैं हम लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम। इसमें और चीज़ें भी होते हैं, जैसे कि ट्रेन टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और इसके अलावा आने वाले दिनों में हम मल्टी वेरिएबल, यानी तो एक एक्स और एक वाई की वैल्यूज़ है ना, मजीद ज़्यादा एक्स की वैल्यूज़ हों, ज़्यादा वाई की वैल्यूज़ हों, उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। और डाटा को ट्रेन और टेस्ट में कैसे स्प्लिट करना है, और इसके अलावा मजीद पॉलिनोमियल को कैसे यूज़ करना है, और ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। आज के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, सिर्फ कोड को प्रैक्टिस करना है।